ओके। सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे बीटा मैथ्स एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेव एंड ऑसिलेशंस के इस पार्ट में हमने ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारा टॉपिक था हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसका हमने ऑसिलेशंस और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा। काफ़ी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके एग्जाम्पल्स देखे हमने, जैसे सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम। इसके साथ साथ हमने टोर्जनल पेंडुलम देखा। कोई बार मैग्नेट रहता है, उसका हमको अगर ऑसिलेशन देखना है तो वो हमने देखा। इसके साथ साथ हमने एलसी ऑसिलेशंस भी देखा और एक नया टॉपिक हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर हमने पढ़ा। तो इस तरीके से ये था हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल्स। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वेव्स के बारे में, ठीक है, और उनके वाइब्रेशन के बारे में। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं वेव्स और उनके वाइब्रेशन के बारे में, जहां पे हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो है व्हाट इज सुपरपोजिशन इन फिजिक्स। यानी सुपरपोजिशन क्या होता है। वेव्स रहती है हमारे पास इंडिविजुअल, उनका हम अगर सुपरपोजिशन करें, ठीक है, तो वो किस तरीके से रहता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले है व्हाट इज सुपरपोजिशन इन फिजिक्स। इससे पहले हम वेव्स के बारे में देखते हैं। वेव यानी तरंगे। जैसे हमने बनाया कुछ इस तरीके की, हमारे पास कोई वेव है, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा यानी विस्थापन होगा। इसके अलावा इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाता है, वो होता है एम्पलीट्यूड यानी आयाम। तो ये हमने एक वेव है उसको शो किया। अरे ये क्या हुआ। ये है हमारी वेव। ये इस तरीके से हमने एक वेव को शो किया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, एक ये वाला होगा रीजन और एक रीजन होगा ये वाला। ये वाला रीजन है इस वेव का, वो कहलाएगा क्रेस्ट, यानी जिसको हम बोलेंगे श्रृंग। और नीचे वाला जो रीजन है उसका ये वाला जो पार्ट है वो कहलाएगा ट्रॉफ, यानी जिसको हम बोलेंगे गर्त। इसके साथ साथ इस वेव की वेवलेंथ भी होगी, ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, इसका आयाम। जैसे ये हमने शो किया पॉजिटिव ए से, एम्पलीट्यूड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये होगा पॉजिटिव ए यानी प्लस ए, और इसके अलावा ये जो हमारा पार्ट है ये होगा माइनस ए, यानी ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये है पॉजिटिव साइड में और ये है नेगेटिव साइड में। इसको हम शो करेंगे प्लस ए से, इसको हम शो करेंगे माइनस ए से, ठीक है। तो ये हमारा है कोई भी वेव है। अब हम अगर सुपरपोजिशन पढ़ते हैं, यानी कोई भी दो वेव को, एक ये वेव हुआ और एक है कुछ इस तरीके की वेव। अब अगर इन दोनों वेव को सुपरपोजिशन का मतलब है इनका एडिशन करना, एक तरीके से रिजल्टेंट वेव हमको देखना कि इन दोनों की रिजल्टेंट वेव किस तरीके से होगी। तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके की मिलती है। इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेव है
वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी, इस तरीके से, यानी जिनका एम्पलीट्यूड भी काफ़ी हाई रहेगा और इसके साथ साथ इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इनका जो वेवलेंथ है, वो सब इन दोनों जो वेव है जिनका हमने सुपरपोजिशन लिया उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये था हमारा वेव का सुपरपोजिशन। अब हम इसका रेफरेंस पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा। व्हाट इज सुपरपोजिशन इन फिजिक्स? So the principle of superposition says when two or more wave cross at a point, the displacement at that point is equal to the sum of displacement of the individual waves. The individual wave displacements may be positive or negative. If the displacements are vectors, then the sum is calculated by vector addition. मतलब अगर हम दो या दो से अधिक वेव्स को लें और उन वेव का अगर हम सम लें, किसके साथ? द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उनके विस्थापन का अगर हम योग करें, ऑफ द इंडिविजुअल वेव, वो दोनों जो हमारे पास इंडिविजुअल वेव है उनके लिए द इंडिविजुअल वेव डिस्प्लेसमेंट्स में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने जैसे कि यहाँ पे शो किया कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है विस्थापन और वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, और ये हमारा ये वाला भाग क्रेस्ट कहलाएगा, जिसको हम शंग बोलते हैं। इसके अलावा नीचे वाला जो भाग है वो कहलाएगा ट्रॉफ, जिसको हम गर्त बोलते हैं। ठीक है, और इनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब जो वेव रहती है, जिस तरीके की वेव हमारे पास इंसिडेंट होती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हिंदी में अगर हम देखें तो सुपरपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? अध्यारोपण। सुपरपोजिशन मीन्स, सुपरपोजिशन मीन्स अध्यारोपण। यानी इन दोनों वेव को, ठीक है, जैसे ये है फर्स्ट वेव और ये है सेकंड वेव, हमने दोनों को क्या किया? अध्यारोपित किया एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अगर इनका श्रृंग, दोनों का श्रृंग एक दिशा में और दोनों का गर्त एक दिशा में होगा, तो वो हमको अधिकतम विस्थापन के साथ मिलेगी। जैसे कि हमको ये वेव दिख रही है, इसका जो परिणामी विस्थापन है वो इन दोनों जो वेव है उनसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि वो रिजल्टेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, उसको शो कर रहा है। ठीक है, तो क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत। जब दो या अधिक तरंगे किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर विस्थापन व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल जो वेव है उनके विस्थापनों के योग के बराबर होता है। व्यक्तिगत तरंग विस्थापन सकारात्मक या फिर नकारात्मक हो सकता है। यदि विस्थापन वेक्टर है तो योग वेक्टर जोड़ द्वारा गणना की जाती है। मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे एज ए स्केलर फॉर्म में, ठीक है, हमने ये लिया है। अगर यहाँ पे बात करें हम किसी वेक्टर क्वांटिटी की, ठीक है, जैसे ये इसको शो किया हमने बी वेक्टर से, इसको शो किया हमने सी वेक्टर से, यानी दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर हमारा जो वेक्टर एडिशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये फिर हमको रिजल्टेंट वेव मिलेगी। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है? देखिए, जैसे कोई हम मानते हैं, जैसे इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, उसके बाद में इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर हमको किस डायरेक्शन में मिलेगा? वो मिलेगा इस डायरेक्शन में, और उसको हम क्या बोलेंगे? सी वेक्टर। तो वेक्टर एडिशन लॉ क्या बोलता है कि सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी इन दोनों वेक्टर्स का जो एडिशन है वो होगा इस सी वेक्टर के बराबर। ठीक है,
इसमें डायरेक्शन जो वेक्टर रहता है उसमें डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि ए जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में हुआ, जिस डायरेक्शन में ये खत्म हुआ उसी डायरेक्शन के साथ में किसी दूसरा वेक्टर है वो स्टार्ट हुआ, है ना। इसका जो ये स्टार्टिंग पॉइंट था ये एंडिंग पॉइंट था, इसी एंडिंग पॉइंट के साथ कोई दूसरा वेक्टर है वो इसके एज ए हम बोल सकते हैं किसी भी एंगल के साथ ये डिस्प्लेस हो रहा है। तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको हमने सी वेक्टर से शो किया और वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमारा है वेक्टर एडिशन लॉ। तो अगर वेव्स हैं वो वेक्टर फॉर्म में है तो वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करेगी। ये था हमारा सुपरपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। यानी इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, व्यतिकरण, ठीक है। तो हमारा है व्यतिकरण का सिद्धांत क्या है। इंटरफेरेंस इज ए फिनोमिना इन विच टू और मोर वेव overlap and combine to form a new wave pattern. This can occur with any type of wave such as light, such as sound or such as water waves. इसका मतलब क्या हुआ कि व्यतिकरण एक वो सिद्धांत है जिसमें दो और दो से ज्यादा जो वेव रहती है वो क्या करती है, या तो ओवरलैप करती है या फिर क्या होता है वो कंबाइन होती है। और कंबाइन होकर क्या बनाती है, वो बनाती है न्यू वेव पैटर्न। यानी जब दोनों वेव उन्होंने एक दूसरे के साथ ओवरलैप किया, या हम बोल सकते हैं वो दोनों वेव एक दूसरे के साथ कंबाइन हुई, तो कंबाइन होने के बाद में वो एक नए वेव पैटर्न के साथ क्या होगी, डिस्क्राइब होगी, ठीक है। आगे है दिस कैन अकर विद एनी टाइप ऑफ वेव सच एज लाइट, साउंड और वाटर वेव्स। मतलब क्या है कि वो किसी भी तरीके की वेव हो सकती है। वो लाइट वेव हो सकती है यानी कोई प्रकाश तरंग हो सकती है, वो साउंड वेव हो सकती है यानी कोई ध्वनि तरंग हो सकती है। इसके साथ साथ वाटर वेव यानी वो कोई जल तरंग हो सकती है, ठीक है। अब जल तरंग से हमको ये रहता है कि प्रकाश तरंग भी हमने सुनी है, हमने ध्वनि तरंग भी सुनी है, ये जल तरंग कौन सी होती है। तो देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हमारे घर पे क्या रहता है, वॉशिंग मशीन रहती है, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन में क्या रहता है कि जब हम कपड़े धोते हैं, हमारा ड्रायर है वो चालू करते हैं, हम उसमें पानी डालते हैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए, तो हम ये देखते हैं कि जब उसको जो वॉशिंग मशीन है उसको ऑन करते हैं तो उसमें जो पानी है उसमें क्या होता है, उसमें वाइब्रेशन रहते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन होते हैं और वाइब्रेशन से उसमें कुछ वेव पैटर्न बनते हैं। वो जो वेव पैटर्न रहते हैं वो किसी भी तरीके की किसी भी शेप में हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो कुछ किसी भी तरीके से ऐसे हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं, किसी भी तरीके से वो हो सकते हैं। तो वो जो पैटर्न रहते हैं उनको बोलते हैं वाटर वेव्स यानी जल तरंग, ठीक है। तो ये रहता है हमारा वाटर वेव्स। उसके बाद में है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी इंटरफेरेंस में क्या यूज आता है। हम जो सुपरपोजिशन पढ़ते हैं वो मेनली यूज किस में रहता है, वो मेनली यूज आता है व्यतिकरण में। सो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन गवर्न्स इंटरफेरेंस वेयर द रिजल्टिंग wave displacement at any point is the sum of displacements of the individual waves at that point। इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों वेव हैं, दो या दो से अधिक जितनी भी वेव्स हैं हमारे पास, उनका क्या होगा, उनका जो डिस्प्लेसमेंट है उनका सम किसके बराबर होगा, वो होगा इसके सुपरपोजिशन यानी व्यतिकरण के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार वो उसको हम उसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो हमने जैसे एक जो हमारी वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट हमने माना y1, कोई दूसरी वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट माना हमने y2, यानी ये y1 विस्थापन है और ये है
y2 विस्थापन। तो जो हमारा रिजल्टिंग क्या होगा, रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट होगा, वो होगा इन दोनों के सम के बराबर, और उसको हम शो करेंगे, जैसे ये स्मॉल y थे तो हमने कैपिटल Y से शो किया इसको। सो कैपिटल Y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। इसका मतलब है सुपर पोजिशन का मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट रहते हैं उनका जो एडिशन रहता है वही सुपर पोजिशन कहलाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में है इंटरफेरेंस कैन बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। यानी जो इंटरफेरेंस है, व्यतिकरण है, वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है वो है संपोषी व्यतिकरण, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोलते हैं, और जो दूसरा है हमारा इंटरफेरेंस वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण। यानी हमने व्यतिकरण पढ़ा। व्यतिकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्यतिकरण करता है सुपर पोजिशन फिनोमिना बेस्ड। मतलब अध्यारोपण सिद्धांत के ऊपर निर्भर करता है। यानी व्यतिकरण है वो सुपरपोजिशन के ऊपर बेस्ड रहता है, सुपरपोजिशन फिनोमिना के ऊपर बेस्ड रहता है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं व्यतिकरण के प्रकार। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। पहला है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी जिसको हम बोलेंगे संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण। और जो दूसरा है हमारे पास वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी जिसको हम बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, ये है हमारा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो क्या है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस occurs when the wave displacements reinforce each other resulting in a wave of greater amplitude। यानी जो संपोषी व्यतिकरण रहता है, कोई भी दो वेव रहती हैं हमारे पास, उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? जब उनको सुपरपोजिशन करते हैं हम, ठीक है, यानी अध्यारोपित की जाती है वो, तो हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ में जो वेव का रिजल्टिंग हमारे पास वेव हमको मिलती है वो क्या मिलती है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अराउंड। ठीक है, ग्रेटर एम्पलीट्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी उसका एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, जो रिजल्टिंग हमारे पास वेव रहती है उसका। किसके अकॉर्डिंग?
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग। दूसरा है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो क्या होता है? अकर्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन द वेव डिस्प्लेसमेंट कैंसिल ईच अदर आउट रिजल्टिंग इन ए वेव ऑफ रिड्यूस्ड और जीरो एम्पलीट्यूड। यानी इनका तो मिला हमको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अधिकतम विस्थापन, और इसका हमको मिलता है जीरो एम्पलीट्यूड, यानी या तो बहुत कम मिलेगा या फिर बिल्कुल जीरो के बराबर हमारे पास इसका विस्थापन होगा, रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। व्यतिकरण एक ऐसी घटना है जिसमें दो या अधिक तरंगे आपस में मिलकर एक नई तरंग पैटर्न बनाती है। यह किसी भी प्रकार की तरंगों के साथ हो सकता है, जैसे कि प्रकाश, ध्वनि या फिर पानी की तरंगे, जिनको हम जल तरंग भी बोलते हैं। सुपरपोजिशन का सिद्धांत यानी अध्यारोपण का सिद्धांत इंटरफेरेंस को नियंत्रित करता है, उसी के ऊपर बेस्ड रहता है। जो इंटरफेरेंस है वो सुपरपोजिशन के ऊपर बेस्ड रहता है। जहां किसी भी बिंदु पर परिणामी तरंग विस्थापन उस बिंदु पर व्यक्तिगत तरंगों के विस्थापन का योग होता है। वो हमने देख लिया सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग कि जो सुपरपोजिशन जो थ्योरम है उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा इंटरफेरेंस है वो बेस्ड रहता है, और हम सुपरपोजिशन का यूज करके उनका जो डिस्प्लेसमेंट रहते हैं उनका हम एडिशन करते हैं। ठीक है, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण तब होता है जब तरंग विस्थापन एक दूसरे को मजबूत करते हैं। मतलब क्या है? या तो वो ओवरलैप होंगे या फिर वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, जो हमारे पास सुपरपोजिशन में था। होने के बाद क्या होगा? जिसके परिणाम स्वरूप अधिक आयाम वाली तरंग बनती है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। विनाशी व्यतिकरण तब होता है जब तरंग विस्थापन एक दूसरे को रद्द करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम या शून्य आयाम वाली तरंग मिलती है। या तो उसका विस्थापन बहुत कम हो सकता है या फिर हमको बिल्कुल जीरो ही विस्थापन, उसका शून्य जीरो हमको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब ये हम शो भी करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास एम्पलीट्यूड मिलता है। इसके साथ साथ इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है इसकी इंटेंसिटी, यानी इसकी तीव्रता। ठीक है, वो भी हम आगे इंटरफेरेंस के जो टॉपिक है उसमें हम आगे निकालेंगे कि किस तरीके से हमारे पास एम्पलीट्यूड आता है, किस तरीके से हमारे पास इंटेंसिटी मिलती है, क्या इनका कर्व रहता है, ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इंटरफेरेंस। ठीक है, इसमें क्या मिलता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन, और हमको विनाशी व्यतिकरण में मिलता है शून्य, या हम बोल सकते हैं कम विस्थापन। ठीक है, तो ये हमारा है टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हमने सुपरपोजिशन पढ़ा यानी अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा। इसके बाद में हमारा टॉपिक था क्या? इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस क्या होता है, सुपरपोजिशन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो सुपरपोजिशन हमने सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस पढ़ा, ये किस तरीके से अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं? हम जनरली 3 केस पढ़ते हैं। ठीक है, किसमें? इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस में। ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं, सुपरपोजिशन में हम जनरली 3 केस पढ़ते हैं। किसमें? सुपरपोजिशन में। किस तरीके से हमारे पास रहता है? सो दैट 3 टाइप्स ऑफ केसेस, 3 टाइप्स ऑफ केसेस इन सुपरपोजिशन। ठीक है, 3 तरीके के ये हमारे केस होते हैं।
तो जो हमारा सबसे पहला केस है वो है सेम फ्रीक्वेंसी विद सेम डायरेक्शन। यानी जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, यानी उसकी आवृत्ति भी सेम हो, और हमारे पास जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो, सेम हो, तब हम क्या करते हैं वो हम देखते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन के इसी केस को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। इसमें क्या होती है, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन। जैसे हमारे पास हम जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो हमारे थे, क्या एग्जाम्पल थे, उनके थ्रू हम समझते हैं, है ना। कि ये हमारे पास, जैसे ये हमारे पास कोई वेव है, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं इसको, है ना। ये हमारे पास कोई वेव है, ठीक है, और एक है ये हमारे पास कोई वेव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इनका देखते हैं सुपर पोजिशन। तो सुपर पोजिशन करने के बाद में ये सेम जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो, जैसे हमने माना ये भी न्यू फ्रीक्वेंसी और इसकी भी न्यू फ्रीक्वेंसी, और इनकी डायरेक्शन हम शो कर देते हैं ये डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ये दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम और दोनों का डायरेक्शन भी सेम। अब इनका जो रिजल्टिंग हमारे पास मिलेगा, तो जो हमारा रिजल्टिंग क्या मिलता है, हमको मिलता है सुपरपोजिशन थ्योरम से, वो कुछ मिलेगा हमको इस तरीके से। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, ये सेम होना चाहिए हमारा, है ना। ये भी कुछ इस तरह के, इस तरीके से, और ये भी कुछ इस तरीके से। ये पूरा का पूरा सेम है, इधर भी हमको सेम दिखाना है। तो ये भी रहता है पैटर्न, ये भी सेम रहता है, ठीक है। और ये वाला पैटर्न भी क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। ये हमारे पास है रिजल्टिंग वेव। ये हमारी दो इंडिविजुअल वेव्स थी और ये हमारा है इसका रिजल्टिंग वेव पैटर्न। तो ये क्या है, ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब दूसरा हम केस लेते हैं, ये दूसरा हमने केस लिया और यहां पे हम देखते हैं इसका रिजल्टिंग हमको क्या मिलता है। तो हमने ये कुछ इसी से शो करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ, ये कोई वेव है हमारे पास, ठीक है, और दूसरी वेव है हमारे पास कुछ इस तरीके से। इसकी
फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ये न्यू फ्रीक्वेंसी, ये भी न्यू फ्रीक्वेंसी, और इसकी डायरेक्शन भी हमने सेम दिखाई। ठीक है, अब की बार डिफरेंस क्या हुआ कि ये यहां से स्टार्ट हुई पॉजिटिव एक्सिस से, और ये हुई नेगेटिवली जो डायरेक्शन है, नेगेटिवली जो एक्सिस है उसके, यानी ये जो हमारी डायरेक्शन है उसके नीचे से स्टार्ट हुई, और ये हुई जो हमारी रिजल्टिंग डायरेक्शन है उसके यहाँ से पॉजिटिव एक्सिस से, ये नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट हुई। ठीक है, ये नेगेटिवली स्टार्ट और ये है पॉजिटिवली स्टार्ट। अब जब हम इनका जो रिजल्टिंग वेव पैटर्न देखेंगे तो वो हमको मिलेगा कुछ इस तरीके से, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया। हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यही पढ़ा था कि या तो वो बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी या फिर कुछ थोड़ा बहुत उसका एम्पलीट्यूड के साथ वो वेव पैटर्न शो हो सकता है। तो ये हमारा क्या हुआ कि जब दोनों को ऐड किया हमने तो ये हमारा बिल्कुल दोनों कैंसिल आउट हो गया, दोनों का एम्पलीट्यूड, और ये हमारा बिल्कुल जीरो, यानी ओरिजिन पॉइंट के ऊपर हमको मेन जो था वहीं पे हमको ये वेव पैटर्न मिल गया। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्ट्रक्टिव 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 इंटरफेरेंस। तो ये था हमारा एग्जाम्पल किसका, सेम फ्रीक्वेंसी विद सेम डायरेक्शन, जिसमें हमने यूजुअली हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं यानी व्यतिकरण पढ़ते हैं इस केस में, और हमारे पास ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल हमने वेव पैटर्न देखे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में किस तरीके से हमको वेव पैटर्न मिलता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमको किस तरीके से वेव पैटर्न मिलता है। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा केस है वो है, मोस्टली हम जो जिस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं वो यही एग्जाम्पल है, यानी सेम फ्रीक्वेंसी विद सेम डायरेक्शन। इसको ही हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारे टॉपिक्स हैं आगे वाले, उसमें हम इसी पैटर्न को, इसी केस को हम फॉलो करेंगे, जिसमें फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी और डायरेक्शन है वो भी हम सेम रखेंगे। लेकिन उसके अलावा भी हम दो केसेस और देखते हैं जिनको हमको समझना ज़रूरी है, वो है सेम फ्रीक्वेंसी विद ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी लेकिन डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी एक दूसरे के। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी हमने दो वेव्स देखी, है ना, ये हमारी कोई दो वेव है। अब इसकी डायरेक्शन फ्रीक्वेंसी हम न्यू से शो करते हैं, लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या है, ये इस तरीके से डायरेक्शन है और ये है इसकी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन इस तरीके से है और ये डायरेक्शन इस तरीके से है। ठीक है, तो इसका हम जनरली क्या एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हमने पहले भी समझा जब हमने वाटर वेव की बात की, यानी जब हम घर पे वॉशिंग मशीन को यूज़ करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, तो वो जो हमारे पास पैटर्न मिलता है, वाटर वेव्स का जो पैटर्न मिलता है वो इसी केस को फॉलो करता है, यानी सेम फ्रीक्वेंसी विद अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि हमारे पास जो रहता है, वॉशिंग मशीन रहती है, उसमें जो वाटर वाइब्रेशन रहते हैं वो एक बार जैसे इधर जाते हैं, उसके बाद में वो टकराकर, जैसे वॉशिंग मशीन रहती है तो उससे टकराकर वो फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इससे हमारा जो वेव पैटर्न बनता है वो कहलाता है स्टैंडिंग वेव्स। वो पैटर्न क्या कहलाता है, स्टैंडिंग वेव्स। या हम बोलते हैं इसको स्टेशनरी वेव।
स्टेशनरी वेव्स। तो ये हमारा जब सेम फ्रीक्वेंसी और अपोजिट डायरेक्शन हमारे पास होता है तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम होती है दोनों वेव्स की, लेकिन डायरेक्शन है वो क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट रहती है। तो वो हमारा हुआ स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव। जो हमारे पास रिजल्टिंग वेव्स आती है वो कहलाती है स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं। जब किसी स्ट्रिंग को यानी किसी रस्सी को अगर हम पकड़ते हैं अपने हाथों में पकड़कर उसको हम दोनों तरफ से उसको अगर ऐसे क्या करें, उसको ऐसे उसमें वाइब्रेट करवाएं तो क्या होगा, इधर हमने जब वाइब्रेट किया तो वो वाइब्रेशन इधर गए, और जब हमने इधर से वाइब्रेट किया तो वो वाइब्रेशन इधर गए। यानी उसकी पहले इस डायरेक्शन में थे और उसके बाद में वो कुछ इस डायरेक्शन में यानी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लो करेंगे। तो हमने जब ऐसे करके उसको वाइब्रेट किया तो हम देखेंगे कुछ वेव पैटर्न उसमें रस्सी में बनता है। वो कुछ इस तरीके से हो सकता है, मतलब जो इसका रिजल्टिंग वेव पैटर्न है वो हमको कुछ इस तरीके से मिल सकता है, ऐसे। यानी उनका कोई भी एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं उनका कॉन्टिन्यूअस वेव पैटर्न नहीं होता। कहीं पे छोटा हो जाएगा, कहीं पे उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, फिर कहीं पे छोटे 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 आते जाएंगे, फिर एक बड़ा आ जाएगा, फिर छोटे छोटे, फिर ऐसे करके बड़ा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पास जो पैटर्न रहता है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस वेव पैटर्न रहता है। उन पैटर्न्स को हम स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ वेव पैटर्न, वेव पैटर्न्स, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास वेव पैटर्न रहता है। इस तरीके से इसका जो वेव पैटर्न है वो हमको इस तरीके से इसका ऊपर नीचे आगे पीछे वेव पैटर्न इसका बनता है। तो ये हमारा हुआ सेम फ्रीक्वेंसी विद अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। थर्ड जो हम केस पढ़ते हैं, थर्ड जो हमारा केस होगा वो हम पढ़ते हैं स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी विद सेम डायरेक्शन। स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी विद सेम डायरेक्शन, यानी कोई दो वेव्स हैं, उनकी अगर फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी अलग है, ठीक है। जैसे एक की न्यू 1 है, दूसरे की न्यू 2 है, दोनों अलग है, ठीक है। विद सेम डायरेक्शन, अगर उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, तो हमारे पास जो वेव पैटर्न रहता है वो रहता है कुछ इस तरीके का। वो रहता है हमारे पास वो पैटर्न रहता है हमारा ये कुछ इस तरीके का वेव पैटर्न रहता है। जनरली हम क्या दिखाना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं इस तरीके का हमारे पास
वेव पैटर्न, फिर ये फिर से बढ़ता जाता है, ऐसे करके ये हमारे पास वेव पैटर्न रहता है। ठीक है, ये ऐसे करके हमारे पास वेव पैटर्न रहेगा। मतलब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी करने पर विद सेम डायरेक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके का वेव पैटर्न मिलेगा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तरफ से ऐसा, दूसरे तरफ से इस तरीके से। अगर वेव से हम शो करें तो वो कुछ इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। मतलब पहले बड़ी बड़ी बड़ी, ठीक है, पहले बड़ी, उसके बाद में फिर छोटी 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 होती गई, फिर धीरे धीरे बड़ी होती चली गई, उसके बाद में फिर से छोटी छोटी होती चली गई, फिर बड़ी 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 होती चली गई, फिर छोटी छोटी। इस तरीके का हमारा जो वेव पैटर्न रहता है वो रहता है सेम स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी विद सेम डायरेक्शन। जो हमारा, जब हम डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं तब तो हमारा वो ऐसे रहता है, मतलब बड़ी आ गई, फिर छोटी आ गई, फिर बड़ी हो गई, ऐसे करके। लेकिन इसमें एक कॉन्टिन्यूअस तो हम नहीं कह सकते, बट एक तरीके से पैटर्न को फॉलो करता है। पहले छोटी 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 होती चलेगी, फिर बड़ी, फिर छोटी, बड़ी, छोटी, इस तरीके से हमारे पास इसका वेव पैटर्न रहता है। ठीक है, तो ये है हमारा सेम डायरेक्शन स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी with same direction, with same direction। आई होप आपको ये जो वेव पैटर्न्स हैं वो सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। ये हमारे पास बेसिकली सुपर पोजिशन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास बेस पैटर्न रहते हैं। जब हम कोई भी दो या दो से अधिक जो हमारे पास वेव्स रहती है उनको जब हम सुपर इम्पोज करवाते हैं तो हमारे पास जो वेव पैटर्न मिलता है वो कुछ इन 3 केस के अकॉर्डिंग मिल सकता है। जिसमें जो हमारे पास पहला केस था सेम डायरेक्शन विद सेम फ्रीक्वेंसी, वो हमारा इंटरफेरेंस को शो करता है। उसके बाद में हमने सेम फ्रीक्वेंसी विद अपोजिट डायरेक्शन देखा, जिसमें स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स मिलती है हमको। तीसरा हमारे पास फिनोमिना था जिसमें था स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी विद सेम डायरेक्शन। ये जो फिनोमिना रहता है इसको हम बोलते हैं बीट फिनोमिना, बीट फिनोमिना। यानी एक तरीके से ये जो बीट रहती है पहले छोटी होती चली जाती है, फिर बड़ी होती है, फिर छोटी, फिर बड़ी, इस तरीके से ये जो फिनोमिना है वो बीट फिनोमिना होता है। और बीट फिनोमिना किस में यूज आता है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास जो गिटार होता है, गिटार, जिस गिटार को हम प्ले करते हैं उसमें यही बीट फिनोमिना यूज आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब हम गिटार बजाते हैं तो बजाने पे क्या होता है कि उसमें साउंड रहता है, वो कुछ हमको, जैसे कुछ कोई भी सॉन्ग है वो हमने प्ले किया तो प्ले करने के बाद में वो साउंड कुछ एक पैटर्न के साथ हमको मिलता है। ठीक है, उसमें उसकी पिच रहती है वो हाई लो कुछ इस तरीके से रहती है और हमारा बीट फिनोमिना वहाँ पे यूज़ होता है। तो हमारा एग्जाम्पल है गिटार जिसमें बीट फिनोमिना यूज़ होता है। मतलब उसमें फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग रहती है, पिच उसकी अलग रहती है, लेकिन डायरेक्शन है वो सेम रहती है। ठीक है, तो ये हमारे थे तीनों केसेस। इसके साथ साथ हमारा सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस। ठीक है, ये हमारा पूरा टॉपिक। इसके साथ साथ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। हम न्यूमेरिकली प्रूव करेंगे उसको कि किस तरीके से हमारा एम्पलीट्यूड मिलता है यानी आयाम, इसके साथ साथ हमको इंटेंसिटी क्या मिलती है और किस तरीके से हम जो डिस्प्लेसमेंट रहते हैं उनको सुपर पोजिशन उनका ले सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। ठीक है,
अब हम क्या मानते हैं, लेट वी हैव टू waves whose displacement are y1 and y2. Okay, and the amplitudes are a1 and a2. ओके, ये हमारे पास है, कोई हमारे पास दो वेव है जिनका डिस्प्लेसमेंट y1 एंड y2 है और उनका एम्पलीट्यूड है a1 एंड a2, यानी आयाम है a1 और a2 और विस्थापन है y1 और y2। अब हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम। हमने माना कि y1 की वैल्यू है वो है a1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, जनरली हम हार्मोनिक ऑसिलेशन में हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, टाइम के रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या वैल्यू थी, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट को y से डिनोट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमने इनिशियल फेज माना किसका, पहली वाली वेव का, वो हमने जीरो माना, यानी फाई की वैल्यू हमने जीरो मानी। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, यानी उसमें फाई वाला टर्म है वो नहीं हमने इंक्लूड किया। लेकिन हमारे पास जो दूसरी वेव रहती है उसमें हमने फाई वाला टर्म इंक्लूड किया। a2 हमारे पास एम्पलीट्यूड हो गया और हमारे पास इक्वेशन है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारे पास है दूसरी जो वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हमने क्या किया, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम हमने ये माना। क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 क्या है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमने इसको पुट कर दिया। अब हमको पता है कि साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, ये होती है साइन a कोस b प्लस कोस a डॉट साइन b, ये हमारी वैल्यू होती है ना। यानी साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, साइन a डॉट कोस b प्लस कोस a डॉट साइन b। ये हमारे पास वैल्यू है, ये हम इस वाली वैल्यू में पुट करेंगे। ठीक है, कैसे होगा हमारे पास, देखिए y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ये ऐसा का ऐसा, प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या बना हमारे पास साइन a यानी साइन ओमेगा टी डॉट कोस b, b क्या है हमारे पास फाइव, तो कोस फाइव प्लस कोस a यानी कोस ओमेगा टी डॉट साइन b यानी साइन फाइव। ये हमारे पास वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 ओमेगा टी
कॉस फाई प्लस इसको करेंगे मल्टीप्लाई A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये हमने पूरी की पूरी वैल्यू है उसको ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, वो दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे A1 प्लस A2 कॉस फाई। ये आ गया हमारा साइन ओमेगा टी, हमने कॉमन ले लिया। ये वाला ऐसा का ऐसा आ जाएगा A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी, है ना। ये हमने पूरा का पूरा ले लिया। अब हम क्या मानेंगे, हमने माना लेट A1 प्लस A2 cos फाई आर इक्वल्स द A cos थीटा। ओके, ये हमने किसके बराबर मान लिया, A cos थीटा के बराबर। और A2 साइन फाई, A2 साइन फाई ये हमने मान लिया A साइन थीटा के बराबर। ठीक है, ये हमने इस तरीके से मान लिया इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहां पे पुट करते हैं, क्या बनेगा हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कोस फाई, क्या बनेगा A कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस यहां पे हमने A2 साइन फाई को क्या माना A साइन थीटा, तो हमारे पास क्या बना A साइन थीटा और साथ में क्या आएगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको A को बाहर ले लेंगे और ये हमारे पास रहेगा साइन ओमेगा टी डॉट कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी डॉट साइन थीटा। ये हमारी वैल्यू हुई। अब हमको पता है कोस ए को साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, ये हमारे पास होती है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये हमने इसके अकॉर्डिंग यहां पे पुट कर लिया। हमने देखा था साइन ए प्लस बी की वैल्यू ऊपर देखी हमने किसके बराबर होती है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये हमारे पास सेम वैल्यू थी, हमने यहां पे पुट कर लिया, तो हमारे पास ये आ गया रिजल्टिंग, ये आ गया हमारे पास रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी परिणामी विस्थापन, ये हमको मिल चुका है, परिणामी विस्थापन। ठीक है, ये हमको मिल चुका है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है, जो किसके ऊपर बेस्ड है, टाइम के फंक्शन के रूप में। ठीक है, यानी टाइम के ऊपर बेस्ड है ये हमारे पास रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। किसके लिए, फॉर इंटरफेरेंस, यानी फॉर किसके लिए, व्यतिकरण के लिए, ये हमारे पास रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट आ गया है। अब हम देखेंगे आयाम और तीव्रता का मान। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे और इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करेंगे और दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उससे हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एम्पलीट्यूड यानी आयाम। ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करके उसका एडिशन किया। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर करते हैं, हमारे पास है A1 प्लस A2 कोस फाई, है ना। ये है हमारे पास जिसको हमने क्या माना है,
ए कोस थीटा, हमारे पास है ए कोस थीटा बराबर A1 प्लस A2 कोस फाई। कोस फाई हमने क्या किया, इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, तो हम क्या बोलेंगे, आफ्टर स्क्वायर। ये आ जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा हमारे पास A1 प्लस A2 कोस फाई का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हमको क्या मिला, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कोस फाई। यही रहता है, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, वही हमने यहां पे यूज किया। ठीक है। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। हमने पहली और दूसरी इक्वेशन दे दी थी, ये है तीसरी इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट है A2 साइन फाई को हमने A साइन थीटा माना है, यानी A साइन थीटा इज इक्वल टू A2 साइन फाई। ये हमारे पास इक्वेशन थी नंबर 2। इसका भी क्या करेंगे, आफ्टर स्क्वायर, यानी स्क्वायर लेने के बाद में हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लेंगे A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को एडिशन करना है, इनका प्लस करना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इधर प्लस होगा, ये वाला पार्ट इसमें प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला पार्ट क्या होगा, प्लस होकर ये हमारे पास होगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये दोनों पार्ट प्लस हो गए। अब ये वाला पार्ट हमको करना है प्लस, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कोस फाई प्लस ये बचा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये हमने दोनों टर्म्स को इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर दिया। यहां पे हम लिख देते हैं एडिशन ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, यानी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का हमने जोड़ कर दिया, इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे हम क्या करेंगे, इन दोनों में A2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर फाई प्लस इस वाले में साइन स्क्वायर फाई, दोनों कॉमन आ गए। ये एज इट इज आ जाएगा 2A1 A2 कोस फाई, है ना। ये हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू आ चुकी है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ये हमको पता है। हम यहां पे ए स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे A1 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई का एडिशन क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया,
A2 प्लस ये एज इट इज आ जाएगा 2A1 A2 cos फाई। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, A बराबर √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। ये हमारे पास आ गई वैल्यू। ये A क्या है, यही है हमारा एम्पलीट्यूड यानी आयाम। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ चुकी है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। दिस इज द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड यानी आयाम। ठीक है, यानी ये हमारे पास आयाम का मान है ना। आयाम, ठीक है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू हुई। अब हमको निकालनी है तीव्रता की वैल्यू। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको निकालनी है इंटेंसिटी यानी तीव्रता। हमको पता है कि तीव्रता है यानी इंटेंसिटी है वो किसके समानुपाती होती है, वो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के समानुपाती। ठीक है, यानी जो एम्पलीट्यूड है हमारे पास उसको स्क्वायर हमारे पास किसके समानुपाती होगा, इंटेंसिटी यानी तीव्रता आई के। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर आई स्क्वायर के बराबर है तो इसी तरीके से जो हमारा I1 होगा वो होगा A1 स्क्वायर के बराबर, I2 होगा वो होगा A2 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू में मान रखेंगे। अब जब ये अंडर रूट है ये इधर आ जाएगा तो स्क्वायर बनेगा यानी I बन जाएगा, A1 स्क्वायर यानी I1, A2 स्क्वायर यानी I2 प्लस 2A1 A2। A1 A2 का मान क्या होगा, A1 का मान हो जाएगा अंडर रूट I1, A2 का मान हो जाएगा अंडर रूट I2 और cos फाइव। तो ये सेम हम एज इट इज इंटेंसिटी के फॉर्म में हम लिखेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड वो है हमारे पास A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। ये हमारे पास वैल्यू है किसकी, एम्पलीट्यूड की। अब हम इंटेंसिटी के फॉर्म में क्या लिखेंगे, देन इंटेंसिटी आर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट दोनों आ जाएंगे I1 I2 cos फाइव। ये हमारे पास वैल्यू हुई इंटेंसिटी की। this is the value of intensity यानी यह
तीव्रता का मान होगा। ठीक है, यह किसका मान होगा? तीव्रता का मान। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा टॉपिक एम्पलीट्यूड, और ये हुई हमारे पास इंटेंसिटी। ये हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस, जिसमें डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो एप्लीकेशन रहेगा वो हम कल डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, आज हमने सुपरपोजिशन पढ़ा। ठीक है, सुपरपोजिशन को अच्छे से समझा कि सुपरपोजिशन किस तरीके से होता है। इसके बाद में हमने इसी के ऊपर बेस्ड इंटरफेरेंस देखा। इंटरफेरेंस हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझा, फिर हमने समझा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद में हमने सुपरपोजिशन के ऊपर बेस्ड जो फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन में जो रिलेशन है वो हमने उसके 3 केसेस देखे, जिसमें पहला केस था हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसी विद सेम डायरेक्शन, जो हम इंटरफेरेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो दूसरा केस था वो है सेम फ्रीक्वेंसी विद अपोजिट डायरेक्शन, यानी फ्रीक्वेंसी उन दोनों की सेम होगी, लेकिन हमारे पास जो डायरेक्शन है वो हम क्या लेंगे? वो हम डायरेक्शन अलग अलग लेंगे। ठीक है, उसमें हमको स्टैंडिंग वेव्स पढ़ने के लिए मिली, या हम बोल सकते हैं स्टेशनरी वेव्स, जो हमारे पास रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट के साथ में, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड के साथ में जो वेव आती है वो कहलाती है स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, हमने एग्जाम्पल देखा वॉशिंग मशीन वाला, इसके अलावा रस्सी वाला। हम दोनों हाथों से पकड़कर किसी रस्सी को वाइब्रेट करते हैं, तो वो हमने एग्जाम्पल देखा स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स में। थर्ड जो हमारा केस था वो था स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी विद सेम डायरेक्शन। उसमें हमने बीट फिनोमिना पढ़ा, यानी उसमें जो वेव पैटर्न मिलता है वो क्या मिलता है? वो एक बार जैसे हाई एम्पलीट्यूड के साथ वेव रहती है, फिर वो शॉर्ट होती जाती है, फिर वो फिर से हाई रहती है। इस तरीके से हमने बीट फिनोमिना देखा। बीट फिनोमिना का एग्जाम्पल है गिटार। जो गिटार हम प्ले करते हैं वो बीट फिनोमिना के अकॉर्डिंग ही उसमें वेव पैटर्न मिलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।